स्वीकृत कीजिए तेजस श्रीवास्तव का। बहुत स्वागत है आपका क्लास में। आप सभी लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। शिक्षणम एजवर्स की नई क्लास सिंथेसिस की नई सीरीज़ को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित है। आप सभी लोग अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी आशा करते हुए हम अपनी क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में बात की थी कि जो हमारा नाउन क्लॉज होता है वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कैसे जो है उसको यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। आप सभी लोग जानते हैं सिंथेसिस में जो आज की क्लास चल रही है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत चल रही है। कल वाली वीडियो में अर्थात पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को शुरू कर लिया था और कॉम्प्लेक्स की ये जो नई चर्चा है ये अब धीरे धीरे क्लॉजेस के आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें हमने देखे थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत जब हमने 4 टाइप्स देखे थे, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सारी बातें हमने चर्चा में कर ली थी। और आज की जो बात है वो अब सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज पे चलनी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत धैर्यपूर्वक तैयार हो जाइए, नोटबुक्स और पेन लेकर रेडी हो जाइए, अपनी टेबल और चेयर पर रेडी होके अपनी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देखेंगे, तब जाके आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक तरीके से शुरुआत मानी जा सकती है कि हम एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियल कर रहे हैं, कहने का मतलब हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमने एडजेक्टिव क्लॉज अर्थात नाउन क्लॉज के अंतर्गत पढ़ा था उसको बताते हुए, इनिशियल चीज़ों को लेते हुए अर्थात प्रारंभिक चीज़ों को लेते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ये हमारा नाउन के बाद सेकंड टाइप है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेकंड टाइप है, जिसको हम कह रहे हैं कि नाउन क्लॉज के पढ़ने के बाद अब हमें अपनी बातों को किसके सामने, किसके अंतर्गत रखना है, एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत। क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे इसको पहचाना जाता है या कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। धीरे धीरे हम एडवर्ब क्लॉज तक पहुँचेंगे, सारे क्लॉजेस उसके जानेंगे, उसके बाद कहीं जाकर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन जानेंगे। अभी लगभग आपकी बहुत लंबी क्लासेस होनी है एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर भी, और इसके बाद तुरंत जो है एडवर्ब क्लॉज शुरू हो रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज तो छोटा सा है जिसको अभी हम बस इसी स्क्रीन पर पढ़ के आराम से समझ लेंगे, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज वो बहुत सारे क्लॉजेस का एक तरीके से मिक्सअप है, उसको हम बनाएंगे, उसको हम बताएंगे, उसको सीखेंगे, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं उनको देखेंगे, तब जाकर हम अपने कन्वर्जन को शुरू कर सकते हैं। बिना क्लॉजेस को पढ़े इनके कन्वर्जन को पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों से मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आप अच्छे से इस अध्ययन को कर पाएँ। और साथ ही साथ एक निवेदन भी है कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को अर्थात पिछली क्लास को नहीं देखा है अच्छे से, तो आप देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट पर बैठिए। संभवतः ये हमारा 15th पार्ट है, इसमें सारी चीज़ें सिंथेसिस को लेकर आगे होनी है और सिंथेसिस बहुत बृहद चर्चा है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अच्छे से आप तक पहुंचाना वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक को। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जो क्लॉज, अब क्लॉज के बारे में बार बार बताना यहाँ पर उचित नहीं लगता है क्योंकि सारी बातें क्लॉज के अंतर्गत ही हो रही हैं। ठीक है, सारी वीडियोस में आपको बताया जा चुका है क्लॉज कितनी बार है, बार बार उसी चीज़ को अगर हम रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको असुविधा होगी। ठीक है, तो जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे, किसका काम करे बच्चों, एडजेक्टिव का काम करे, तो जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। द एडजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने जब कल नाउन क्लॉज को पढ़ा था तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से देखी कि ये भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप है। इसी प्रकार से जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, नेक्स्ट क्लॉज है, ये भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप ही तो है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आपने 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन 3 टाइप्स में पहला टाइप हम कल पढ़ चुके थे जिसको हम कहते थे नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज के अंतर्गत हमने 4 टाइप पढ़े थे, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये सारी बातें हमने जब कर ली अपनी चर्चा में, विशेष चर्चा में कर ली थी बातें, तब अब हमें आज मौका मिला है कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं।
तो उसी में जब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात हो रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वहाँ पर कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, द एडजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई मुझे बता सकता है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगर आपको याद हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, विद्वान साथी सभी लोग जानते होंगे कि यही डिपेंडेंट क्लॉज होता है, पता है ना। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट कौन है, जो निर्भर है ना। इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, है ना। ये सारी बातें आपने पीछे पढ़ रखी हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज, जो करता है, क्या करता है, द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का काम करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। उदाहरण पे चलें, इससे पहले हम परिभाषा को समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए विशेष मैंने यहाँ पर लिखी है स्क्रीन पर, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर पाएँ। और ये सारी बातें लिख देने से फ़ायदा ये होता है कि जब चीज़ें समझाई जाती हैं तो समझी हुई चीज़ें आप समझते तो हैं ही, बहुत अच्छी बात है, आप समझ लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उस चीज़ को कहीं कोने में लिख लिया जाए, कहीं मार्जिन पर लिख लिया जाए, तो वो चीज़ अच्छी तरीके से, बाई चांस आप कभी रिवीजन करने बैठते हैं तो उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए, सुविधा के लिए आपके लिए लिख दिया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो लिखा जा रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा देना बहुत अच्छी बात है, सब लोग, सभी टीचर्स, आदरणीय टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, वहाँ तक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के आपको दी हैं। अब देखिएगा ध्यान से। तो पहचान नंबर 1, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए नाउन क्लॉज तो पहचान लेते हैं, अब हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब एडजेक्टिव क्लॉज को यूज़ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, किसी प्रकार की संज्ञा या सर्वनाम जरूर आपको मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्या मिलता है, तो अधिकतर आपको नाउन ही मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे नाउन और प्रोनाउन में मिलने की संभावना जो है ठीक ठाक रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रहती है नाउन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं, तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि जिस पहली सारी चीज़ें कंसीडर करके चलना, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप जो है, आप अपने अंदर ये चीज़ें बसा लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन या प्रोनाउन अवश्य मिलेगा, ठीक। और अधिकतर हमेशा क्या मिलता है, नाउन ही मिलता है। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है जिस नाउन के बाद, यानी जो भी नाउन आप यूज़ कर रहे हैं उस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा, ठीक। पहले आप रूल पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। जिस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा, कहने का मतलब जो आपने नाउन लिखा है, जैसे आपने समथिंग एग्जाम्पल से ले लेते हैं, द पायलट लिखा है, द क्वेश्चंस लिखा है, द गर्ल लिखा है, द पीपल लिखा है, द पेन लिखा है, इस तरीके से जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी नाउन आपको मिलेगा, नाउन के बाद आप एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखना ध्यान से, वह क्लॉज उसी नाउन के बारे में बताता है। मैं क्या कहना चाहूँ, ध्यान सुनना। जो नाउन आने के बाद आप उसका एडजेक्टिव क्लॉज लिखोगे, दरअसल वही एडजेक्टिव क्लॉज किस नाउन के बारे में बताएगा, जिसके बाद वो आया है। नहीं समझे, देखो समझाते हैं, देखो ध्यान से। अगर आपको स्क्रीन थोड़ी दिखाई दे रही है तो हम यहाँ से लिखेंगे, जैसे बाई चांस ये सेंटेंस है आपका, ठीक है, आपने यहाँ पर नाउन यूज़ किया, ठीक, पूरा सेंटेंस है और यहाँ पर आपने नाउन यूज़ किया, तो इस नाउन के बाद आपने छोटा सा जो है क्लॉज यूज़ किया है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो क्लॉज है वो किसके बारे में बताएगा, ये पलटकर उसी नाउन के बारे में बताता है जिसके बारे में ये यूज़ किया गया है। क्लियर है, अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ है, जिस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा वह क्लॉज उसी नाउन के बारे में बताता है। ये इसकी सेकंड पहचान हो गई, ठीक। अब हम और कैसे इसको पहचान सकते हैं, तो अगर आप सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्लॉज हटा दो, कहने का मतलब है कि आपने जो चीज़ें देखी, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आप सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव क्लॉज हटा दो, आपने नाउन लिखा, सेंटेंस के शुरुआत में आपने एक नाउन लिखा, नाउन के तुरंत बाद उसका क्लॉज यूज़ किया, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज हटाना भी पड़े, अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज हटाना भी पड़े तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज हटाना भी पड़े तो अगर आप हटा देंगे उसे, तब भी उसके सेंस पर, अर्थात उस सेंटेंस के कंप्लीट सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। कहने का मतलब है उसका अर्थ हमेशा पूर्ण रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, अधिकतर नाउन ही मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 पहचान क्या होगी दूसरी,
इस जिस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा वह क्लॉज उसी नाउन के बारे में बताएगा। ये सेकंड पहचान होगी इसकी। थर्ड, अगर आप उस सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्लॉज हटा दो तब भी सेंटेंस का अर्थ पूरा रहता है, यानी वो ऑलवेज कंप्लीट सेंस देता है, यानी उसका हमेशा अर्थ पूरा रहेगा। ये 3 पहचानें आप लोगों को बतानी आवश्यक थी। अब बहुत सारे लोग हैं कि बताइए सर शुरू किससे होता है क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह हैं, ये सारी बातें शुरू किससे होती हैं, कैसे इन्हें शुरू किया जाएगा। तो शुरू करने के देखिए ध्यान से क्या मेथड है। द एडजेक्टिव क्लॉज इज स्टार्टेड बाई, अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो शुरू होता है, किससे शुरू होता है, दैट से शुरू हो सकता है, विच से शुरू हो सकता है, हु से शुरू हो सकता है, होम से शुरू हो सकता है, हुज से शुरू हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। आप सभी लोग जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये, ठीक है। और व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है व्हेन, वेयर, व्हाई, लेकिन जब ये क्लॉज के रूप में यूज होंगे तो हम उन्हें क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक। ये बातें आप लोगों ने अपने चर्चा में अपनी विशेष चीज़ों में देख ली। अब यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हेन, वेयर, व्हाई, ये तीनों चीज़ें हो गए रिलेटिव एडवर्ब्स। दूसरी चीज़ दैट, विच, हु, होम, हुज, ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है सबको। इनसे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत होगी। क्लियर है। अब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, एडजेक्टिव क्लॉज की परिभाषा देख ली। अब हम जब एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो और देखना क्लियरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। द पायलट, सबसे पहली बात, द पायलट ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। पायलट है ना, पायलट नाम है किसी पोस्ट का। तो द पायलट whom I had given ट्रेनिंग, पायलट या वह पायलट जिसे मैंने ट्रेनिंग दी थी, was enough for the officials, वो उन अधिकारियों के लिए पर्याप्त था। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक बात बताइए, पूरा सेंटेंस आपने पढ़ लिया, अब आप 2 चीज़ें मुझसे पूछेंगे। पहले ये बताइए सर आपने होम से लेकर ट्रेनिंग तक ही क्यों एडजेक्टिव क्लॉज माना, और आगे जो सेंटेंस छूटा हुआ है इसको देखो ध्यान से। अब कंसीडर करना है तो 3 पहचानें हैं। सबसे पहले ये पहचान कि जो नाउन है उसके तुरंत बाद आपको जो भी क्लॉज मिल रहा है ये शुरू किससे हो रहा है। देखो ये होम से शुरू हो रहा है, होम से शुरू हो रहा है तो यानी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। क्लियर है सबको बातें। तो ये होम से शुरू हुआ, होम आई हैड गिवन ट्रेनिंग, जिसे मैंने ट्रेनिंग दी थी। तो एक बात बताओ, ये जिसे मैंने ट्रेनिंग दी थी, ये ट्रेनिंग दी थी, ये जितनी भी ये बातें हो रही हैं क्लॉज के रूप में किसके लिए आ रही हैं। तो आप कहेंगे सर इस पायलट के लिए कहा जा रहा है। अरे हाँ या ना, ये जो बात है किसके लिए कही जा रही है, पायलट के लिए कही जा रही है। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने यहीं तक क्यों लिया। तो इसमें दूसरी पहचान जो मैंने आपको बताई थी, तीसरी पहचान जो आपको बताई थी कि वो अगर सेंटेंस में आप एडजेक्टिव क्लॉज हटा भी देंगे तब भी उसका सेंस नहीं बदलेगा। आप ये चीज़ छिपा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो द पायलट ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए हमने छिपा दिया है, ठीक है। तो द पायलट वॉज इनफ फॉर द ऑफिशियल्स। अब बताइए वो जो विमान चालक था, पायलट था, वो उन अधिकारियों के लिए, ऑफिशियल्स के लिए क्या था, पर्याप्त था। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैंने ये छिपा दिया तो तब भी पायलट का अधिकारियों के लिए पर्याप्त रहना वो बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए होम से लेकर आपने ट्रेनिंग तक ये चीज़ छिपा दी, हटा दी, तो द पायलट वॉज इनफ फॉर द ऑफिशियल्स, ये हमारा बिल्कुल राइट सेंटेंस है। इसमें हमारा अर्थ या बदलने वाला नहीं है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। बहुत फास्ट चलने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहली पहचान कि आपको ये नाउन के बाद मिलेगा। वेरी गुड, ठीक। ये हो सकता है दैट, विच, हु, होम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब से शुरू हो। रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो सकता है, रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि हाँ ये होम, दैट, हु, विच, वेयर, इन सब से शुरू हो सकता है। तो हाँ ये शुरू है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है। तो देखो नाउन के तुरंत बाद ये क्लॉज आया, और ये जो क्लॉज आया है ये जिस नाउन के बाद आएगा ये उसी के बारे में बताएगा। ठीक, देखो ये जो क्लॉज आ रहा है ये इस नाउन के लिए ही तो सारी चीज़ें बता रहा है। अरे हाँ या ना, ये जो क्लॉज है वो किसके लिए बता रहा है, पायलट के लिए ही तो सारी चीज़ें बता रहा है। और अगर ये पायलट के लिए चीज़ें बता रहा है तो तीसरी पहचान एक और करके देख लो एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ से होम आई हैड गिवन ट्रेनिंग ये हटा दिया, फिर भी देखिए ध्यान से, द पायलट वॉज इनफ फॉर द ऑफिशियल्स, ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, यानी वो जो पायलट था, विमान चालक था, वो ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पहला सेंटेंस आपने देखा यहाँ पे देखो, ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा था। क्लियर है। तो यानी हमारा पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। 3 चीज़ों की आधारों पर मैंने आपको बता दिया, और नीचे जो शुरू होने वाले वाक्य हैं वो भी हमने, शब्द है वो भी मैंने दे दिए। सेकंड देख लो ध्यान से, द क्वेश्चंस दैट द प्रिंसिपल आस्क्ड।
वे प्रश्न जो प्रधानाध्यापिका ने पूछे या प्रधानाध्यापक ने पूछे वर वेरी इजी टू आंसर, उनका उत्तर देना बड़ा आसान था, वो उत्तर देने के लिए बड़े आसान थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस है क्या, तो पता चला सर नाउन, ठीक, वेरी गुड। तो एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन या प्रोनाउन आता है, अधिकतर नाउन आता है। देखो ये पहली कंडीशन तो टिक हो गई, हाँ नाउन आता है। इसके बाद ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक, नाउन आ गया। आप कहेंगे जिस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा, जिस नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जाएगा वो उसी के बारे में बताएगा। अच्छा, जो प्रश्न प्रधानाध्यापिका ने पूछे थे, यानी जो कुछ पूछा था वो प्रश्न पूछा था, किसने पूछे थे, प्रधानाध्यापक ने या प्रधानाध्यापिका ने। आप सभी लोग जानते हैं प्रिंसिपल से कभी भी जेंडर का पता नहीं चलता ना, वो मेल है या फीमेल, है ना। अब अगर सर या मैडम लिखा होता या मैम लिखा होता तो पता चलता। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, द क्वेश्चंस दैट द प्रिंसिपल आस्क्ड, वो प्रश्न जो प्रधानाध्यापक ने पूछे, ये जो चीज़ है पूछने वाली आस्क तक, यहाँ तक ये बात, ये क्लॉज दैट से शुरू हुआ। हाँ सर ये दैट से शुरू हुआ, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ आज तक बात आई है, क्लियर है, हाँ। तो ये जो पूरा क्लॉज है ये बता किसके बारे में रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा क्लॉज क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है, यानी क्वेश्चंस जो प्रधानाध्यापिका ने पूछे या प्रधानाध्यापक ने पूछे। इसके बाद वर वेरी इजी टू आंसर, उनका उत्तर देने के लिए बड़े आसान थे, यानी उनका उत्तर देना आसान था। तो एक दो चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। अब तीसरी पहचान भी देख लें, अगर आप सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्लॉज हटा दो तब भी सेंटेंस का जो कह सकते हैं कि अर्थ है वो क्या रहता है, पूरा रहता है। तो अगर मैं दैट द प्रिंसिपल आस्क्ड हटा दूं, देख लीजिए प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है, ठीक है। अगर मैं दैट द प्रिंसिपल आस्क्ड हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस पूरा सेंस दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। द क्वेश्चंस वर वेरी इजी टू आंसर, यानी वो जो प्रश्न है वो उत्तर देने के लिए बड़े आसान है, हाँ पूरा सेंस है, कोई इनकम्प्लीट सेंस नहीं है। और ऐसी जब अवस्था आ जाती है तो हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है सबको। अब थर्ड वाले पे देख लो ध्यान से फटाफट। द गर्ल क्या है, नाउन है, क्लियर है सबको। इसके बाद द गर्ल हु केम इन द पार्टी यस्टरडे, वह लड़की जो कल पार्टी में आई थी, इज स्वप्निल्स सिस्टर, वो स्वप्निल की क्या है, बहन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, द गर्ल के बाद ये देखो हु से शुरू हुआ, यानी ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर। हु केम इन द पार्टी यस्टरडे, जो कल कहाँ आई थी, पार्टी में आई थी। तो द गर्ल हु केम इन द पार्टी यस्टरडे, ये हु से शुरू होकर लास्ट तक कहाँ गया है, यस्टरडे तक। अब आप कहेंगे सर आप ये कैसे जान जाते हो कि ये जो है ट्रेनिंग तक रहा, ये आस्क्ड तक रहा, ये यस्टरडे तक रहा। तो आप सभी लोग जानते हो ये नाउन होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी तो है, और सब्जेक्ट होने के पश्चात ये अपनी हेल्पिंग वर्ब ही तो ढूंढेगा। हाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को बताने के, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि ये हेल्पिंग वर्ब ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। अगर द पायलट सब्जेक्ट भी है, द क्वेश्चन सब्जेक्ट भी है, तो ये अपने अपने सब्जेक्ट अपनी अपनी दुल्हन अर्थात अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हाँ ये हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो बहुत सारे नियम, लेकिन आसान सबसे तरीका ये है कि आप नाउन जिसको कह रहे हैं वो दरअसल सब्जेक्ट का भी तो काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम करने के बाद आप उसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो बस तो हम जान जाते हैं कि इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले, वर यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले, या वाज इन यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले जहाँ तक बात कही गई है, और जो वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू है, वहाँ से हमारी कहानी हेल्पिंग वर्ब से पहले तक की रहती है, और उस चीज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। और इसका सबसे बड़ा जो पहचान है, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि ये जो क्लॉज है ये पूरा पूरा किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है, या यहाँ पर बैठे हुए प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्लॉज के बाद क्या नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। भैया पहचान यही है कि एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, ये जो क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, हो ही नहीं सकता कि बिना व्यक्ति का नाम बताए आप उसकी विशेषता बताने लगे। अन्य उपायों से किया जा सकता होगा, लेकिन इंग्लिश में क्लॉज के बारे में अगर बात की जा रही तो वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो द गर्ल हु केम इन द पार्टी यस्टरडे, जो लड़की कल किस में आई थी, पार्टी में आई थी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हु केम इन द यस्टरडे, ये जो पूरा कहा जा रहा है, ये किसके लिए कहा जा रहा है, जो कल पार्टी में आई थी, क्या आया था। तो ये दोनों चीज़ें तब तक पता नहीं चल रही जब तक हम कह दें कि ये बात नाउन अर्थात गर्ल के लिए हो रही है।
और जब ये बात लड़की के लिए हो रही है तो ये नाउन के साथ साथ सब्जेक्ट भी है। और जैसे ही हम इस चीज़ को एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे, जैसे ही हम इस चीज़ को एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो क्या होगा, ये नाउन होने के साथ साथ सब्जेक्ट है। इसलिए हम तीसरी पहचान जब लगाएंगे कि सर हम इसको अगर गायब कर दें तब भी क्या कंप्लीट सेंस रहेगा, हाँ कंप्लीट सेंस रहेगा। द गर्ल इज स्वप्निल्स सिस्टर, वो लड़की स्वप्निल की बहन है। क्लियर है? अब कोई ज़रूरी थोड़ा ना उसके साथ उसकी एडजेक्टिव क्लॉज के साथ आप बताएं कि वो जो कल पार्टी में आई थी, तो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट सेंस रहा। अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हटा देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस देता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 सबसे बड़ी पहचान जो आपको आज पता हो गई होंगी। अब मुस्कुराहट आ रही होगी चेहरे पे, समझ पा रहे होंगे ना आप लोग। तो बस द गर्ल, इसके बाद सब्जेक्ट पढ़ा और यहाँ पर इससे हमने बात कह दी अपनी। तो द गर्ल इज स्वप्निल्स सिस्टर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, द पीपल हु वर लुकिंग स्मार्ट, वो लोग जो कैसे लग रहे थे, जो स्मार्ट लग रहे थे। आर माई अंकल्स रिलेटिव, वो कौन है, वो मेरे चाचा जी के रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब मैटरनल अंकल होता तो मामा जी कह देते, तो अंकल्स जो है इस तरीके से हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, द पीपल ये नाउन है। क्या नाउन के बाद एक क्लॉज आ रहा है? हाँ। ये क्लॉज किससे शुरू है अपने आप से पूछिए, तो हु से शुरू है। हु क्या है? तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये खत्म हो रहा है स्मार्ट तक। ये खत्म हो रहा है किस तक? स्मार्ट तक। स्मार्ट तक ही क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि नाउन होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, और जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये तुरंत अपनी दुल्हन अर्थात अपनी हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेगा। ठीक, और जैसे ये पीपल हेल्पिंग वर्ब से जुड़ेगा एक कंप्लीट सेंस दे देगा। कैसे? 2 पहचाने तो आपने देख ली। नाउन के बाद हमेशा क्लॉज आएगा, और जो क्लॉज आएगा वो हमेशा किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में। वो लोग जो कैसे दिख रहे थे? स्मार्ट दिख रहे थे। तो जो स्मार्ट दिख रहे थे, ये स्मार्ट दिखने की बात किसके लिए कही गई है? ये स्मार्ट दिखने की बात कही गई है लोगों के लिए। ठीक, अब तीसरी भी पहचान लगा लीजिए। यदि हम एडजेक्टिव क्लॉज को हटा दें तो सेंस कंप्लीट रहता है। हटा के देख लो, हु से लेकर स्मार्ट तक आपने बातें हटा दी, अब देखो सेंस कंप्लीट रहा। द पीपल आर माई अंकल्स रिलेटिव्स, वो लोग मेरे चाचा जी के रिश्तेदार हैं। क्लियर? देखो सेंटेंस कंप्लीट रहा। तो इसका मतलब ये जो 3 अमोघ बाण हैं, इनसे आप एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब लास्ट एग्जांपल वो भी देख लीजिए लगे हाथ। देखिए, द पेन। अब ये द पेन है क्या? तो ये नाउन है। ठीक, द पेन विच आई हैड गिवन टू हिम, वह पेन जो मैंने उसे दिया था। वह पेन जो मैंने उसे दिया था। द पेन विच आई हैड गिवन टू हिम, द पेन विच आई हैड गिवन टू हिम, वह पेन जो मैंने उसे दिया था इज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है। इज वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है। अब तनिक थोड़ा ध्यान दीजिए, नाउन के तुरंत बाद आपको क्लॉज मिलेगा, मिला, विच से शुरू होगा। चेक करो विच कहाँ है? रिलेटिव प्रोनाउन में है। ठीक, वेरी गुड। विच से शुरू हुआ, कहाँ तक? हेल्पिंग वर्ब से पहले तक। हेल्पिंग वर्ब से पहले तक, ये चीज ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब से पहले तक। क्लियर है सबको? तो द पेन विच आई हैड गिवन टू हिम, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले तक की बात हुई, और शुरू किससे हुआ? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से। अच्छा, अब दूसरी पहचान, ये बताएगा किसके बारे में? तो उसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताएगा जिसके बाद वो आया है। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं। विच आई हैड गिवन टू हिम, जो मैंने उसे दिया था। क्या दिया था? अब पता चला पेन दिया था। तो बताओ इस क्लॉज ने पेन के बारे में बताया कि नहीं बताया? अरे हाँ या ना, पेन के बारे में बताया। अगर ये पेन के बारे में बता रहा है, ठीक, दूसरी पहचान हो गई। तीसरी पहचान एक और समझ लो, अगर इसे हटा दिया जाए तो ये कंप्लीट सेंस देता है, तो हटा दो विच आई हैड गिवन टू हिम। अब चेक करो, द पेन इज वेरी कॉस्टली, ये पेन बहुत महंगा है, और पेन बहुत महंगा है। अब कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर है सबको? तो कितने लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज की ये जो बारीक चीज़ें थी ये समझ में आ गई? क्लियर है सबको? बस इसी तरीके से जो चीज़ें होती हैं एडजेक्टिव क्लॉज में समझी जाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो पहचान थी, इसके जो शुरुआत करने वाले शब्द हैं, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित हो या रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित हो, सभी चीज़ें आपको बताई गई और विद एग्जाम्पल मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो अब हमने अपना दूसरा जो क्लॉज था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इसका नाम था एडजेक्टिव क्लॉज, वो भी समाप्त कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्लॉज पर, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि काफ़ी लंबी सीरीज़ है। संभवतः आज की क्लास में एडवर्ब क्लॉज को हम जितना कंप्लीट कर सकेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि आज के समय में हम उसको पूरा कर पाएँ। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने एडवर्ब क्लॉज में। हम आ चुके हैं अपने एडवर्ब क्लॉज पर।
तो एडवर्ब क्लॉज क्या है इसके बारे में समझेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, अपनी नोटबुक पर लिखते रहना है और बहुत धैर्य से हर बात को समझना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कल्पना करना भी हमारे लिए गलत है अगर हम क्लॉज नहीं सीखेंगे तो, ठीक है। तो इसी श्रेणी में चलते हुए हमने नाउन क्लॉज को सीखा, फिर हमने एडजेक्टिव क्लॉज को सीखा और अब हम अपने एडवर्ब क्लॉज पर आ चुके हैं। देखते हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, द एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप सभी लोग जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो है वो कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, जो क्या करता है? जो काम करता है किसका? एडवर्ब का, यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। जो कार्य एडवर्ब का होता है वह एडवर्ब क्लॉज का भी होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो काम एडवर्ब करता है वही चीज़ एडवर्ब क्लॉज भी करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लगातार अब हमें इनके टाइप पढ़ने हैं। तो कितने टाइप्स हैं? देखिए, टाइप लिखा हुआ, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के कितने टाइप हैं? 8 टाइप्स, यानी 8 प्रकार हैं। इसको हमें बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। बहुत सरल वाक्य हैं, ये क्लॉज बहुत सरल माने जाते हैं और इन वाक्यों में सीधे सीधे अर्थ आपको मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सीधी सीधी बात कही जाती है, चाहे वो पर्पस का हो, चाहे वो कंट्रास्ट का हो, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे वो रीज़न का हो, किसी भी प्रकार का क्लॉज हो, सीधी सीधी बात आपको मिलेगी। कोई घूमी फिरी हुई बात यहाँ पर आपको नहीं मिलती। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने चले हैं हम लोग, तो क्लॉज सीखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, या जिसे हम शॉर्ट में टाइम क्लॉज भी कहते हैं, समय के बारे में अगर आपको ध्यान आ रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ के समय के बारे में पता चल रहा है, बोध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या टाइम क्लॉज है। सेकंड हमें किसके बारे में पढ़ना है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, किसी जगह या स्थान के बारे में यदि हमें समझ में आ रहा है अपने सेंटेंस में, तो हम उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न या रीज़न क्लॉज जिसे कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कारण समझ में आ रहा है तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न या रीज़न क्लॉज। नेक्स्ट है, फोर्थ हमें पढ़ना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या कंडीशनल क्लॉज। शर्तात्मक वाक्य मैंने आपको बताए थे कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस या पर्पस क्लॉज। पर्पस माने होता है कि उद्देश्य, किसी भी प्रकार का पर्पस या उद्देश्य है। यदि इस तरीके के वाक्य पता चल रहे हैं, बोध हो रहा है, ज्ञात हो रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का उद्देश्य शामिल है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस या पर्पस क्लॉज। इसके बाद अब हमें पढ़ना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। किसी भी प्रकार का परिणाम पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? परिणाम पता चल रहा है, तो हम उसे कहेंगे, सेंटेंस को पढ़ने के बाद किसी चीज़ का प्रभाव या रिजल्ट पता चल रहा है, परिणाम पता चल रहा है, ठीक है, फल पता चल रहा है, तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, या रिजल्ट क्लॉज शॉर्ट में कहते हैं। सातवां है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट। अगर किसी भी प्रकार का विरोधाभास आपको सेंटेंस में पता चल रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। किसी भी प्रकार का विरोधाभास यदि आपको सेंटेंस में पता चल रहा है, तो उस विरोधाभास को बताने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट कहलाता है, ठीक है। विरोधाभास, दो विपरीत बातें कही जा रही हैं, सिंपली कहने का मतलब ये है, ठीक। आठवां क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। किसी भी प्रकार की यदि तुलना आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कैसी तुलना समझ में आ रही है? किसी भी प्रकार की तुलना समझ में आ रही है, कोई कंपैरिजन किया जा रहा है दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, किसी भी प्रकार से, तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन या तुलनात्मक क्लॉज, ठीक। अब ये जो एर्थ टाइप है, ये आठवां जो टाइप है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एर्थ टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, ठीक है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, इसको लेकर भी हमें बात अपनी आपके इस क्लास में शामिल करनी है। तो अब पहली चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए, समय के लिए, स्थान के लिए, कारण के लिए, शर्त के लिए, उद्देश्य के लिए, विरोधाभास के लिए या तुलना के लिए, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, ये 8 प्रकार आपको एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक। तो हमारी क्लास जो है वो इन 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज को समाप्त करके फिर कंपैरिजन पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमने सीधी बिल्कुल सीरीज चलाई। कैसे? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना था तो हमने सब ऑर्डिनेट क्लॉज को समझा, ठीक। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप के निकले? तो सर 3 टाइप के निकले। नाउन निकला, एडजेक्टिव निकला, एडवर्ब निकला। नाउन पढ़ लिया, नाउन के 4 टाइप थे, 1 2 3 4। कौन कौन से? एक पढ़ा सब्जेक्ट,
एक पढ़ा ऑब्जेक्ट, एक पढ़ा कॉम्प्लीमेंट और एक पढ़ा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, कौन सा पढ़ा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीपी। और इसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ा, इसका कोई टाइप ही नहीं है। लेकिन आज हम फिर जब एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें किसके कितने टाइप पढ़ने हैं? 8 टाइप। जब हम इतनी लंबी श्रृंखला करके आगे बढ़ते हैं तब जाके हम कंपैरिजन में जा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स को पढ़ाते समय मैंने शुरुआत में एक बात आपसे कही थी कि आप डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर भी ध्यान देंगे, है ना। आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा और वन और मोर देन, ठीक है, इस तरीके से वन और मोर देन टू यानी 2 से अधिक आपको डिपेंडेंट क्लॉज भी मिल सकते हैं। और इन्हीं डिपेंडेंट क्लॉजों को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो कितने टाइप के थे? मेनली 3 टाइप्स के थे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन सारे हो गए, इन्हीं को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। ये सारी बातें जब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं चर्चा में तो सबसे बड़ी जो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बातों को बहुत अच्छे तरीके से छात्र समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप कहीं जाके रेडी हो पाते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। तो इसमें बोर नहीं होना है कि चीज़ें क्या है, कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दें, समझें, उसके बाद हम इसमें पढ़ें। ठीक है, तो बहुत ये नहीं है कि आंखें झुकी झुकी हो रही हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट डेवलप करने में कोशिश इधर भी जारी है और थोड़ा सा आप एनर्जेटिक होके अच्छी तरीके से अगर आप ध्यान से क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो जो अब हम कंपैरिजन हम क्लॉजेस पढ़ने वाले हैं, ये 8 टाइप्स पर ये और भी अच्छी विशेष चर्चा आपको देने वाले हैं। तो अब हम बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट टाइप पर चलते हैं। कौन सा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज का पहला पार्ट है ये। इसके 8 पार्ट हमें लास्ट तक देखने हैं और सारी चर्चाएं इसके अंतर्गत होंगी। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य से देखिएगा क्या कहा जा रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में या टाइम क्लॉज में। सबसे पहली चीज़ है कि टाइम क्लॉज में हम कंजंक्शन कौन सा देखते हैं? तो कंजंक्शन है हमारे पास व्हेन, वेयर, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज। ठीक है, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज, ये सारे कंजंक्शंस हमें टाइम क्लॉज के बारे में बताते हैं। समय ही बताया जा रहा है। व्हेन माने कब, व्हेनेवर जब कभी भी, व्हाइल जबकि, ठीक है, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अनटिल जब तक कि नहीं, एज सून एज जैसे ही, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कंजंक्शंस के साथ आएंगी और हमें लगातार कंजंक्शंस देखते रहने हैं और उनके अकॉर्डिंग यूज़ करना है सेंटेंस में अपने एग्जाम्पल्स को। इन एग्जाम्पल्स पे चलें। कंजंक्शंस की बात हो चुकी है, समय के बारे में बात होगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर नोट देखना है। पहले इसको समझेंगे, इसके बाद हम इस एग्जाम्पल पे आएंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। यदि आप मेन क्लॉज को पहले रखेंगे, ये मेन क्लॉज क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक, यदि आप मेन क्लॉज को पहले रखेंगे और टाइम क्लॉज को बाद में, तो आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है अगर मेन क्लॉज को आप इधर वाले मेन क्लॉज को आप इधर रख दें और टाइम क्लॉज को बाद में रख दें तो आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कारण क्या मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु जब आप टाइम क्लॉज को पहले लिख रहे हैं और मेन क्लॉज को बाद में तो आपको कॉमा की आवश्यकता होती है। परंतु आप जब टाइम क्लॉज पहले लिख रहे हैं और मेन क्लॉज को बाद में लिख रहे हैं तो बीच में आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी? कॉमा की। बहुत ध्यान से सामने फोकस करके देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल इन्होंने जब कहा कि आप टाइम क्लॉज को रखते हैं, दरअसल मुझे बताइए टाइम क्लॉज है क्या? पेन पर बहुत फोकस कीजिएगा। ठीक है, पेन पर इसलिए फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें अभी हम लिखेंगे वो आपको साथ साथ समझनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से फोकस से आप क्लास को देखिए। टाइम क्लॉज क्या है? तो टाइम क्लॉज सर एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम आपसे पूछें कि एडवर्ब क्लॉज क्या है तो आप कहेंगे सर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का ही दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी जो निर्भर हो। अब मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें टाइम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज या इसका ही दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये सारी बातें कही गई। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये है तो टाइम के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है व्हेन कैलाश वेंट देयर, जब कैलाश वहाँ गया, कॉमा दे वर डूइंग द वर्क, तो क्या कर रहे थे? वो अपना काम कर रहे थे। अब जब ये बात हम कह रहे हैं तो हमें बीच में कॉमा लगाने की आवश्यकता है। कब?
जब हम टाइम क्लॉज को पहले रखें, यानी डिपेंडेंट क्लॉज को पहले रखें और मेन क्लॉज को बाद में। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, भैया ने पहले कहा यदि आप मेन क्लॉज को पहले रखेंगे, यानी इस वाले को, मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, किसी पर निर्भर नहीं होता। पहचान भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हेन कैलाश वेंट देयर, जब कैलाश वहां गया, तो अपने आप से पूछोगे ना, जब कैलाश वहां गया तो क्या हुआ। अब जब तक इस बात का कंप्लीट सेंस तब तक नहीं मिल सकता जब तक आगे पूरी बात ना कही गई हो। जब कैलाश वहां गया तो क्या, अपने आप से पूछो, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी डिपेंडेंसी अगले वाले वाक्य पे है। तो अब वे अपना काम कर रहे थे, ठीक है, वे अपना काम कर रहे थे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो वे अपना काम कर रहे थे, ये क्या किसी पर निर्भर है? नहीं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं वे अपना काम कर रहे थे। अब हमें कहने के लिए, अगर हमें कुछ बताना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलाश से संबंधित लेनी है, तो हम ये कह देंगे कि सर जैसे हमने टाइम क्लॉज को पहले रखा तो कॉमा चाहिए था, लेकिन जब हम मेन क्लॉज को पहले रख देंगे तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? थोड़ा आंसर पर ध्यान दीजिएगा, कैसे बनेगा? तो दे वर डूइंग द वर्क, ठीक। और फिर हम कॉमा नहीं लगाते, लिखा हुआ है तो आपको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉमा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि देखो टाइम क्लॉज है, हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये व्हेन कैलाश वेंट देयर। अब हमने क्या बात कही? दे वर डूइंग द वर्क, वे अपना काम कर रहे थे जब कैलाश वहां गया, ठीक। तो ये जो व्हेन है ऑटोमेटिक एक कंजंक्शन का काम करने लगता है, और आप सभी लोग जानते हैं जहां पर कंजंक्शन का यूज होता है वहां पे कॉमा नहीं लगाया जाता। क्लियर है सबको? तो ये जो व्हेन है वो काम कर रहा है एज अ कंजंक्शन, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ पर व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, एज सून एज, ये सब लिख दिया। तो बहुत बहुत बारीक बात थी, बहुत सारे विद्वान साथियों को पता भी होगी, और जिन भैया लोगों को नहीं पता थी या बहनों को नहीं पता थी, वो जरूर अपना जो है इस चीज़ को सीख लेंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ अर्थात टाइम क्लॉज जब बाद में रखा जाएगा तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, और जब टाइम क्लॉज शुरुआत में होगा तो कॉमा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन सबसे पहले आ गया, ठीक, इसलिए हम कॉमा लगाते हैं। तो कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? अब इसमें फाइनाइट वर्ब देखना हो तो यहाँ देखो, फाइनाइट वर्ब है हमारी वेंट, वेयर और वर और डूइंग को मिलाकर ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर है सबको? अगर डिपेंडेंट क्लॉज देखना हो तो आप सबको पता है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये हमारा मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो कितने लोगों को पहले मुझे ये बताइए कि एडवर्ब की चर्चा में ये बात समझ में आई है? क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया है तो आप इधर देखिएगा, वरना फिर से वीडियो को जो है थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर देख लीजिए, फिर इधर आइएगा, ठीक है। तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने इन सारे एग्जाम्पल्स पर। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सर विल कम, सर के बारे में बात हो रही है, तो सर विल कम, सर आएंगे व्हेन इट इज 8 AM, जब सुबह के 8 बजेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, तो 8 बजे होगा तब सर आएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यही चीज़ उस रूल के अकॉर्डिंग मैं टाइम क्लॉज को पहले कर दूं और मेन क्लॉज को बाद में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप कमेंट में बता देना कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये बात आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम टाइम क्लॉज को पहले रख दें और मेन क्लॉज को बाद में, कैसे पता चला ये मेन क्लॉज है? तो सर आएंगे, ये बात किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, IC शॉर्ट में लिखा, या मेन क्लॉज है MC, या PC यानी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन सारे क्लॉज सर आएंगे, ये किसी बात पर निर्भर नहीं है। लेकिन जैसे ही व्हेन लगा, कंजंक्शन मिला व्हेन, आपको पता चल गया सर ये टाइम क्लॉज के अंतर्गत आता है, ठीक। जैसे व्हेन मिला, व्हेन इट इज 8 AM, जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे सर आएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो इट इज 8 AM ये क्या है? हमारा टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज कैसे पता चला? समय के बारे में बात हो रही है, ठीक। नीचे वाले में देख लीजिए। अब हाँ, अगर पूछना हो तो डिपेंडेंट क्लॉज भी बता दो साथ साथ। तो सर ये DC है या SOC है, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, या DC माने डिपेंडेंट क्लॉज, और इधर IC माने इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। लगे हाथ फाइनाइट वर्ब भी पूछ लें तो देखो, चेक करो, यहाँ पर विल हो गई, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये फाइनाइट वर्ब हो गई दोनों लोग, और इट इज लगा हुआ है तो यानी ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक मिल गया, क्या डिपेंडेंट क्लॉज और भी मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे, और आगे भी मिल सकते हैं, एक से अधिक भी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, शी विल राइट
अब देखो शी विल राइट, ये जो शी विल राइट वहाँ लिखेगी दिस ऐसे, इस ऐसे को लिखेगी। तो वेन एवर शी गेट्स टाइम, जब भी उसे समय मिलेगा तो वो क्या करेगी, इस ऐसे को लिखेगी। तो वेन एवर जो है वो किसका काम कर रहा है, वेन एवर समय बता रहा है, जब भी, तो इस समय है ना, जब भी से बात हो रही है, जब कभी भी, ये समय बता रहा है, ये टाइम क्लॉज के अंतर्गत आ गया। वेन एवर यानी ये हमारा एक कंजंक्शन है जो किसके बारे में बता रहा है, टाइम यानी समय के बारे में, तो ये टाइम क्लॉज हो गया। वेन एवर शी गेट्स टाइम, इसके बाद ये टाइम क्लॉज हुआ। इसके बाद देखो शी विल राइट दिस ऐसे, अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आईसी या मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और ये क्या है, डीसी या एसओसी। डीसी माने, कंफ्यूज नहीं होना, डीसी माने डिपेंडेंट क्लॉज और एसओसी माने सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वाले में देखो मीता डिड दिस, मीता ने यह किया, बिफोर द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल के आने से पहले। तो प्रिंसिपल के आने से पहले समय है ना, ये समय के बारे में बिफोर बता रहा है, टाइम क्लॉज के अंतर्गत आया। ये भी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ रही है, और डिड ये भी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ लें क्लॉज, तो आप फटाक से क्लॉज बता देंगे। क्लॉज सर देखिए, बिफोर द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल के आने से पहले, ये बात पूरी नहीं हो रही, और जब भी कोई बात पूरी नहीं होगी यानी वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हो गया डीसी या एसओसी, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये हमारा क्या, मीता डिड दिस, मीता ने ये किया या मीता ने यह किया, तो ये क्या है, ये हमारा आईसी, एमसी या पीसी है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए हम शॉर्ट में तो एक ही क्लॉज लिख सकते हैं, हम नाम बता देते हैं, कोई विद्यार्थी या विद्वजन जो है नहीं अगर उस चीज़ को समझ पाया तो वो बार बार समझ जाए। तो अच्छा एक बात और बता दो, 3 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए। अगर हम इस वेन वाले सेंटेंस को, ध्यान दीजिएगा, इस वेन वाले सेंटेंस को आगे ले आए और इस शी सर विल कम वाले को पीछे, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, ठीक, वेरी गुड। वेन एवर शी गेट्स टाइम शी विल राइट दिस ऐसे, इसके बीच में हमें कॉमा, क्योंकि वेन एवर वाला अगर हम फर्स्ट थिंग पे यानी मेन क्लॉज हम अपना इधर लाएंगे तो क्या होगा, मेन क्लॉज अगर हम आगे ले आएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। और दरअसल ये टाइम क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज तो है नहीं। तो जब भी हम अगर बाई चांस टाइम क्लॉज को आगे ला रहे हैं और मेन क्लॉज को पीछे ले जा रहे हैं तो हमें बीच में कॉमा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज जैसे ही आगे पहुंचेगा और मेन क्लॉज पीछे की ओर पहुंचेगा, बीच में किसकी आवश्यकता होगी, कॉमा की। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, बिफोर द प्रिंसिपल केम, कॉमा, मीटा डिड दिस। क्लियर है, इस तरीके से। अब हम लास्ट वाद ये 2 देख लीजिए, लास्ट के 2। यहाँ पर आई विल कीप ट्राइंग, मैं प्रयास करता रहूँगा, और लिखा हुआ है अंटिल, जब तक कि नहीं, माई फ्रेंड सक्सीड, मेरा मित्र जो है सफल हो जाता। तो कहने का मतलब है अंटिल, अंटिल शब्द है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन किसके बारे में बताता है, टाइम। ये सारे कंजंक्शंस जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, टिल और इसके बाद एज सोन एज, ये जितने भी आपको कंजंक्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे किसके बारे में बताते हैं, टाइम क्लॉज के बारे में। तो अंटिल माई फ्रेंड सक्सीड, अब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, अंटिल से शुरू हुआ, सेंटेंस लास्ट तक जा रहा है। अगर ये टाइम क्लॉज है और मेन क्लॉज पहले आया है, टाइम क्लॉज बाद में आया है, ठीक, तो ये क्या होगा, बीच में हमें कॉमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे हम टाइम क्लॉज को आगे ले आएंगे, मेन क्लॉज को पीछे ले जाएंगे तो बीच में कॉमा की आवश्यकता पड़ेगी। तब सेंटेंस कैसे बनेगा, अंटिल माई फ्रेंड सक्सीड, कॉमा, आई विल कीप ट्राइंग। क्लियर है सबको। अब इधर देख लो कौन कौन से सेंटेंस, टाइम क्लॉज है तो आप जानते हैं टाइम क्लॉज ही डीसी है और एसओसी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, और इधर ये आईसी है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो किसी पर निर्भर नहीं है वो आईसी हैं, पीसी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको होती हैं। आई विल कीप ट्राइंग, इसमें विल कीप ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई और इसमें अंटिल माई सक्सीड ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर है सबको, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, वी विल स्टार्ट द वर्क आफ्टर वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट, हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे जब, अब देखिए यहाँ पर या मिलने के बाद, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हम ये काम चालू करेंगे या स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो आफ्टर लिखा हुआ है ये किसके बारे में बता रहा है, आफ्टर, ये टाइम क्लॉज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर हम टाइम क्लॉज को आगे की ओर ले आएँ, मेन क्लॉज को पीछे की ओर ले आएँ, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आफ्टर वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा, वी विल स्टार्ट द वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिपेंडेंट है किस पर, इस पर, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, ये आधी अधूरी बात है ना, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो जब आधी अधूरी बातें होती हैं तो उसमें कार्य
संभव नहीं होता। तो कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो आफ्टर वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर आगे ले आते हैं और मेन क्लॉज को पीछे, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आफ्टर वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट कॉमा विल स्टार्ट द वर्क। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टाइम क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज या SOC यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और इसके पहले वाला जो है वी विल स्टार्ट द वर्क, ये जो सेंटेंस है वी विल स्टार्ट द वर्क, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है IC यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, MC यानी मेन क्लॉज, या PC यानी प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें फाइनाइट वर्ब विल स्टार्ट, फाइनाइट वर्ब हो गई, और वी गेट, अब ये जो वी गेट है, गेट वी हटा दीजिए, ये जो गेट है ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ये फाइनाइट वर्ब है। तो आप सभी लोगों ने ये बातें जो देखी हैं फाइनाइट वर्ब वाली, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो टाइम क्लॉज के बारे में मैंने आपको बातें बतानी थी वो अब बताई। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बिना देरी किए अपने सेकेंड क्लॉज पर चलते हैं, जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, उसके बारे में हमें बातें करनी, चर्चा करनी है। तो अब हम प्लेस वाले पे एक बार देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। टाइम क्लॉज को अच्छे से देख लीजिए, और जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आए तब तक आप लगातार इस चीज़ को आप एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या होता है, जिसके बारे में मुझे बताना है आपको। क्या होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस? देखिए, जगह के बारे में जब भी कोई जानकारी दी जाती है तो जगह दो ही कंजंक्शन के लिए बहुत परफेक्ट मानी जाती है, एक वेयर और एक वेयर एवर। वेयर माने जहाँ, और वेयर एवर माने जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। ठीक है, तो इस तरीके से कंजंक्शंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग से हम प्लेस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, आपके लिए बहुत अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी तक हमने कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं। आप सब लोगों को इंतज़ार होगा कि सर बहुत लंबे क्लॉज वगैरह पढ़ा रहे हैं और इसके कन्वर्जन कब बताएंगे, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बदलें या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बदले, ये कब बताए जाएंगे। तो मेरे ध्यान से सुनिए, अभी किसी भी प्रकार का कन्वर्जन नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ क्लॉजेस की जानकारी चल रही है, अभी तक हम कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे तक नहीं है। ठीक है, वहाँ पर शुरू करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए जिस हिसाब से हम लोगों को तैयारी की आवश्यकता है, ये वो तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब हमें सारे क्लॉजेस जब तक पता नहीं होंगे, नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के 8 टाइपों के बारे में जब तक हम बहुत गहराई से नहीं जानते होंगे, तब तक हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शुरू करने की हालत में नहीं होंगे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये सारे कन्वर्जन्स नहीं हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया सिंपल का, उसको आपने कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया या कुछ भी, तो वो अभी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें अगर मैं आधी अधूरी बताऊँगा, ठीक है, या बाई चांस मैंने कहा कि नहीं डायरेक्ट हमें शुरू कर देना है बिना कोई क्लॉज पढ़ाए या कॉम्प्लेक्स सीधे शुरू कर देते, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। आप वीडियोस को देखते, आप कंप्लीट कर लेते, आप सब कुछ कह भी देते, सब कुछ, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्लॉज हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जड़ हैं, रूट ऑफ द सिलेबस कह सकते हैं, या रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं, इज़ क्लॉज। क्लॉज जो हैं वो रूट हैं, जड़ हैं, और इस सिलेबस में आए हुए सिंथेसिस के पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसकी रूट हैं वो। अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो फिर कॉम्प्लेक्स जैसा बड़ा पेड़ कैसे आप जो है उगा पाएंगे। ठीक है, उसकी कैसे वृद्धि करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो आपको पढ़नी है। तो ये 8 टाइप है, इसको पढ़ने के बाद जब आप अच्छे से सारी चीज़ें कंपैरिजन ऑफ मैनर और कंपैरिजन ऑफ डिग्री तक, यानी 8th टाइप के भी आप टाइप पढ़ लेंगे दोनों, उसके बाद हम इस हालत में चले जाएंगे कि हम अपने कंपैरिजन को शुरू कर सकते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक हमने कंपैरिजन को शुरू नहीं किया है। अभी धीरे धीरे सब क्लॉजेस की जानकारी मिल रही है। क्लॉजेस के एक तरीके से कहना बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद, क्लॉजेस के अध्ययन करने के बाद ही हम अपने कंपैरिजन को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो वेयर और वेयर एवर से हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ ही वेंट, वह गया। वेयर द ताजमहल सिचुएटेड, जहाँ ताजमहल सिचुएटेड है यानी स्थापित है। ठीक है, जहाँ ताजमहल है वहाँ वो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जहाँ ताजमहल स्थापित है, जहाँ की जानकारी प्लेस के लिए होती है कि नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें अपना कंजंक्शन मिला है जिसको हम कह रहे हैं वेयर। वेयर कंजंक्शन किसके अंतर्गत आता है? देखिए, बहुत सारे कंजंक्शन आपने पढ़े। ठीक है, कंपाउंड में भी आपने 3 प्रकार के कंजंक्शन पढ़े, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। बहुत ढेर सारे कंजंक्शन पढ़ चुके हैं, और सिंथेसिस में सारा खेल कंजंक्शन का ही है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे सरल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे ही टेक टी फुल स्टॉप, ही टेक टोस्ट। ठीक है, उसने चाय ली और उसने टोस्ट लिए। अब अगर इसने कह दिया किसी ने आपको एग्जामिनेशन पेपर में कि इसका कंपाउंड बना दो,
तो ये सिंपल वाक्य, अलग अलग आपने देखे, सेपरेट वाक्य देखे, आपने कंपाउंड कहा, चलो एंड लगा देते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से आपने इसको जोड़ दिया। ही टेक टी एंड टोस्ट, बात हो गई, फिनिश हो गई। अब बताइए, इतने से सेंटेंस में बिना किसी एफर्ट डाले आप आराम से जो है नंबर अपने गेन कर सकते हैं। अब बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमें कितनी गहराई से, किस अप्रोच के साथ पढ़नी है, वो आवश्यक हो जाता है। इसके बाद सारी चीज़ें बनती हैं। तो ही वेंट वेयर द ताज सिचुएटेड, वहाँ गया, और कहाँ गया, जहाँ ताज सिचुएटेड है, ताजमहल सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये जो वेयर से लेकर सिचुएटेड तक है, ये पूरा क्लॉज किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है ना, जहाँ ताजमहल सिचुएटेड है वो वहाँ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ताजमहल का सिचुएशन, सॉरी उसका सिचुएटेड होना यानी स्थापित होना, ये यहाँ तक वाक्य, और ही वेंट वहाँ गया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में से हमें क्लॉज फाइंड करने हैं। हमारी कंपाउंड जब हम बना रहे थे तो कंपाउंड में हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी कि हम ये चेक कर सकें कि हमारे दोनों फाइनाइट हैं, बीच में कंजंक्शन से जुड़े हैं कि नहीं, सारी चीज़ें आप ध्यान रखते थे। दो फाइनाइट वर्ब मिलेंगी, बीच में कंजंक्शन होगा, ये सारी बातें आप ध्यान देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर पहले DC IC ढूंढने हैं। DC माने डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और IC MC और PC यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये तीनों एक ही को कहते हैं, यानी जो निर्भर नहीं होते। तो वह गया, ये जो सेंटेंस है, क्लॉज है, सेंटेंस नहीं कहना चाहिए, सेंटेंस तो पूरा हो गया। ये जो क्लॉज है छोटा सा, जिसमें केवल सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये दोनों चीजें डिपेंडेंट हैं क्या? वहाँ गया, नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। ये तो हमारी IC है, IC माने इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर डिपेंडेंट कहाँ है? वेयर द ताज सिचुएटेड, वेयर द ताज, जहां ताज सिचुएटेड है। अब आप कहोगे सर वेयर द ताज सिचुएटेड, ये तो आधी जानकारी हुई, इसके बारे में और भी तो बताइए। जहां ताज सिचुएटेड है, अब बताइए क्या हुआ सर, वहां के लिए बताएं तो जब तक ये अधूरा सेंस दे रहा है, अर्थ अधूरा दे रहा है, तब तक इसका हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं DC। DC माने डिपेंडेंट क्लॉज। और सीधी सी बात है, आपको नाउन क्लॉज मिला, आपको एडजेक्टिव क्लॉज मिला, आपको एडवर्ब क्लॉज मिला, आप फटाक से बता देंगे सर ये सब डिपेंडेंट क्लॉज हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये सब हैं तो उसी के प्रकार। अरे भैया, एक माता के 3 बच्चे हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अगर उसकी माता का नाम पूछा जाए, अगर नाउन क्लॉज से पूछोगे तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, एडवर्ब क्लॉज से पूछोगे, एडजेक्टिव क्लॉज से पूछोगे तुम्हारी माता श्री का नाम क्या है, क्या बताएंगे? कि भैया हम तीनों ही भाई एक ही माता की संतानें हैं, और उस माता का नाम है डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। बस, तो जहां पर आपको ये सेंटेंस में ये जो क्लॉज मिल जाते हैं, आप आंख बंद करके कह सकते हैं सर ये डिपेंडेंट है। क्यों? माता तुम्हारी वही है। अब आगे देखो नेक्स्ट, सुनीत मेक्स फ्रेंड्स, सुनीत दोस्त बना लेता है, ठीक है। सुनीत जो है वो दोस्त बना लेता है, वेयर एवर ही गोज, जहां भी वह जाता है, जहां भी वह जाता है वो दोस्त बना लेता है अपने। अब एक सेकंड, जहां भी वह जाता है, अभी आधा अधूरा सेंस है, वेयर एवर ही गोज, जहां भी वह जाता है। आप कहेंगे सर जहां भी वहां जाता है तो क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी तो दीजिए। तो वेयर एवर ही गोज, जहां भी वह जाता है वह अपने दोस्त बना लेता है। कौन? सुनीत बना लेता है। अब देखिए, सुनीत अपने दोस्त बना लेता है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन वेयर एवर से ही गोज तक ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, इस कारण ये DC भी है और SOC भी है। SOC माने सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जल्दी से। नेहा वेंट, नेहा गई, वेयर हर पेरेंट लिव्ड, जहां उसके माता पिता रहते थे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जहां उसके माता पिता रहते थे, अब बताओ तो जहां उसके माता पिता रहते थे, तो उसके बारे में कोई जानकारी हो, कुछ बताइए। तो जहां उसके माता पिता रहते थे, नेहा वहां गई, तो नेहा गई, ये तो IC हो गया, IC माने इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जहां उसके माता पिता रहते थे, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है हमारा, ये DC हो गया, और यही हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी है। तो कितने लोगों को ये पूरे सारे सेंटेंस समझ में आए? क्लियर है? तो ये था एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जहां पर किसके बारे में? जगह के बारे में जानकारी दी जाती है, और मेनली 2 कंजंक्शन का उपयोग होता है, वेयर और वेयर एवर, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या रीजन क्लॉज। रीजन माने है कि क्या कारण बताना है हमें, और कारण बताने के लिए कंजंक्शन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं इनको यूज़ किया जाता है। तो बिकॉज, एज और सिंस होते हैं, क्योंकि के अर्थ में यूज़ होते हैं, और इनको ही यूज़ किया जाता है एज अ कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक है। रीजन बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। बहुत सारे कारण बताने के लिए रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल यही माने जाते हैं।
तो तीन हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं और उनसे हम जानते हैं कि हमें अगर अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न बताना है तो रीज़न क्लॉज को किस तरीके से हम फ्रेम करेंगे। तो सीमा इज़ हैप्पी, सीमा खुश है, बिकॉज शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। सीमा खुश है क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। तो क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है, अब अगर आपसे आधा अधूरा वाक्य मुझे बोलना हो क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है, तो आप कहेंगे सर तो क्या आधी बात हुई ना ये, क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है। अब आप पूरी बात बताइए, क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है इसलिए वह खुश है, तो इसलिए वह खुश है, या वह खुश है क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आई है। तो इसका मतलब है अगर मुझे इतना कहना हो केवल सीमा इज़ हैप्पी, तो सीमा खुश है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वह खुश है ये तो आधा अधूरा सेंस दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और चूंकि बिकॉज लगा हुआ है, रीजन बताया जा रहा है, उसके खुश होने का कारण क्या है? उसके खुश होने का कारण है कि उसको क्लास में फर्स्ट आई है वो, इसलिए। तो ये हमारा रीजन क्लॉज भी है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज भी है, और SOC यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर मुझे बताना है कंजंक्शन के साथ, बिकॉज, एज और सिंस के साथ, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। जबकि इसके बाद बिकॉज से शुरू होने वाला कंजंक्शन लगी हुई है, कौन सी? बिकॉज। और बिकॉज जो है, बिकॉज से लेकर क्लास तक ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज और रीजन क्लॉज है। एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो आज हमने रीजन क्लॉज की बात की, ये इसके जो पॉइंट हैं ये एक जगह और से मिल रहे हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में रीज़न बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का। और जब भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चूँकि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत अगर हमें रीज़न बताना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करते हैं बिकॉज का। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें यूज़ करते हैं बिकॉज का, और कंपाउंड सेंटेंस में रीज़न बताने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर फॉर यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में फॉर लगाया जाता है रीज़न बताने के लिए, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न बताया जाता है बिकॉज से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज एज सिंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर नहीं यूज़ कर सकते। अब जो विद्यार्थी, जो भैया हमारे साथ, जो हमारे साथी लगे हुए हैं, जो विद्वान लगे हुए हैं, वो सारी जो पहले से क्लासेस लाइन वाइज देखते आ रहे हैं, उन्हें ये बात पहले से पता है। और वही चीज़ देखिए आज काम आ रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम रीज़न बता रहे हैं तो किसके द्वारा बता रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न बताया जा रहा है किसके द्वारा? बिकॉज के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाला सेंटेंस ऊपर वाला समझ में आया? ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर रॉय कैन बाय दिस प्रोजेक्ट। मिस्टर रॉय जो है वो इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज ही इज़ अ रिच मैन, क्योंकि वो क्या है? वो एक अमीर व्यक्ति हैं। तो एज ही इज़ अ रिच मैन, ये क्या है? वो अमीर व्यक्ति हैं। तो ये एज जो है वो क्योंकि का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर एज ही इज़ अ रिच मैन, ये क्या है? क्योंकि वे अमीर व्यक्ति हैं इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। तो जो क्योंकि है ये कारण बता रहा है, एज से लेकर मैन तक। क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति हैं इसलिए मिस्टर रॉय इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। तो एज से लेकर मैन तक ये हमारा क्या हो गया? ये रीजन क्लॉज है। अच्छा, क्योंकि वे एक अमीर व्यक्ति हैं, अगर ये आधा अधूरा सेंस दे दे, क्योंकि वे अमीर व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप से पूछेंगे ना, क्योंकि वे अमीर व्यक्ति हैं तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से पता चला मिस्टर रॉय कैन बाय दिस प्रोजेक्ट, वो अमीर व्यक्ति हैं, इससे वे इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस बात का कारण ये था। ठीक है, प्रोजेक्ट को खरीदने का कारण ये है कि वो अमीर हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है, SOC यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और साथ साथ ये मिस्टर रॉय कैन दिस बाय दिस प्रोजेक्ट, मिस्टर रॉय जो है वो इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा किसी भी बात से, ये जो क्लॉज है ये किसी बात पर निर्भर नहीं कर रहा। और जब भी निर्भर नहीं करते तो हम इसको क्या कहते हैं? IC यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या PC अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये ऊपर वाला मिस्टर रॉय कैन बाय दिस प्रोजेक्ट, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा। और एज ही इज अ रिच मैन, ये हमारा रीजन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज या SOC अर्थात सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आएगा। और लास्ट वाला हमारा रह गया है सिंस सिमी गेट्स अ जॉब इन RBI। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सिंस सिमी गेट्स अ जॉब इन RBI में जॉब पाने के कारण, ठीक है, या प्राप्त करने के कारण, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सिमी की जो है वो जॉब लग गई RBI में, ठीक है, तो घर में बहुत अच्छा माहौल होगा, सारे लोग खुश होंगे, और सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो उनके अपनों को होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिंस सिमी गेट्स, हमें एग्जाम्पल से मतलब है, देखिएगा थोड़ा सा। सिंस सिमी गेट्स अ जॉब इन RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब लोग जानते होंगे, जिस बैंक के कारण हमारे नोट छपते हैं। नोट पे आपने देखा होगा कि किसी बैंक का नाम पड़ा होता है, तो कौन सी बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिमी ने RBI में जॉब पाली है, तो इसलिए वह खुश है। अब उसके खुश होने का कारण तो ऊपर वाले सेंटेंस में दिया है, सिंस, इस कारण, क्योंकि सिमी ने जॉब पाली है RBI में, तो वह खुश है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वह खुश है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वह खुश है आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन सिंस सिमी गेट्स अ जॉब इन RBI,
क्योंकि उसने आरबीआई में, सिमी ने आरबीआई में नौकरी पा ली है, जॉब पा ली है। तो आप पूछेंगे तो क्या सर? तो वो खुश है। ये इस बात की जो इसका फल है, इसका प्रभाव है कि उसको खुश होना, जॉब पाने का जो प्रभाव है वो उसके खुश होने से है, और खुश होने का जो रिजल्ट है वो ये है कि उसने जॉब पा ली है। रीज़न है, कहने का मतलब रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट नहीं कहेंगे, रीज़न बता रहे हैं। तो इसके खुश होने का जो रीज़न है वो उसके आरबीआई में जॉब पाने का है, ठीक। और तो यहाँ पर हमने समझा कि ये जो रीज़न है ये आधा अधूरा जब सेंस दे रहा है, क्योंकि इसमें जॉब पाली है आरबीआई में, तो क्या, तो आधा अधूरा सेंस दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पर डिपेंडेंट है? इस पर। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या पीसी अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या एसओसी यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कितने लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ गई है? ये रीजंस बता रहे थे ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज ही, लेकिन इन सबसे किससे बताया, क्या बताया जा रहा था? रीजन। और इन सबसे क्या बताया जा रहा था? तो प्लेस बताया जा रहा था। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने देखा कि एडवर्ब, नाउन क्लॉज खत्म करने के बाद आज हमने एडजेक्टिव पढ़ा, और एडजेक्टिव के सारे टाइप्स बताने के बाद आज हम एडवर्ब क्लॉज को शुरू करते हुए अपने थर्ड टाइप तक पहुंच चुके हैं। क्लास, अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, क्लास अब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक जितनी चीज़ें आज की क्लास में हो पाई हैं आप सभी लोग उसको पढ़ने का अच्छे से प्रयास करेंगे, और जो भी सारी बातें हैं उनको बहुत अच्छे से सीखने का जो है प्रयास करेंगे। धैर्यपूर्वक हर चीज़ को सीखते जाइए। देखिए, अब फोर्थ पार्ट कल शुरू होगा। थर्ड तक हमने शुरू कर लिया है, मतलब समाप्त कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को कल से शुरू करेंगे। फोर्थ से लेकर हमें 8 तक कल चलना है, ठीक है। तो लगभग हमारे 5 पार्ट्स हैं जो हमें कल पढ़ने हैं। तो कल की क्लास में ये सारी बातें होनी हैं। इसके बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम अपने पार्ट्स के साथ साथ अब हम कंपैरिजन, अर्थात कंपैरिजन कह सकते हैं या सीधे से कन्वर्जन कहा जाए, तो कन्वर्जन करेंगे किसको? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, फिर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से जब हमारे सारी चीज़ें पूरी होंगी, आगे की ओर बढ़ेंगे, तब हम एक एक सेंटेंस को समझकर और तब हम अपने एग्जामिनेशन पेपर में उसको सही कर पाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आराम से एनर्जेटिक होकर, ये नहीं बोर होना है, एनर्जी के साथ अच्छे से अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, अगली क्लास में मिलूंगा, और फोर्थ टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा होगी।